14 शांति के लिए कोशिश। दूसरे तथा तीसरे तथ्य खोजी मिशन जो दोनों ही मई 1980 के दौरान तिब्बत के लिए भारत से चले थे, एक में युवा लोग थे तो दूसरे मिशन में शिक्षाविद। एक से मैं ये जानना चाहता था कि जवानी की ताजगी भरे लोगों को तिब्बत की स्थिति कैसी लगती है। दूसरे में मैं ये जानने का इच्छुक था कि तिब्बत के युवाओं की भविष्य के प्रति क्या आशाएं हैं। दुर्भाग्य से युवाओं का मिशन अपनी जांच पड़ताल पूरी ही नहीं कर पाया। जब तिब्बती इन निर्वासितों का स्वागत करने व चीनी उपस्थिति की निंदा करने उमड़ पड़े तो चीनी अधिकारियों ने इस मिशन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया तथा मातृभूमि की एकता को खतरा बताकर इस मिशन को बाहर निकाल दिया। घटनाओं के इस मोड़ से मुझे परेशानी होनी स्वाभाविक ही थी। तथ्यों से सच्चाई ढूंढने की बात तो दूर ठहरी, लग रहा था कि चीनी तो तथ्यों को ही अनदेखा करने पर आमादा हैं। लेकिन इस तरह निकाले जाने की घटना ने कम से कम ये तो दिखा ही दिया कि चीनी तिब्बतियों की भावनाओं को भी थोड़ा बहुत देख तो रहे ही हैं। लेकिन मेरी बहन जेत्सुन पेमा के नेतृत्व में गए तीसरे मिशन को रुकने दिया गया। अक्टूबर 1980 में धर्मशाला लौटने पर इनकी रिपोर्टों ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिछले 20 सालों में शिक्षा के आम स्तर में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, मगर ऐसा लग रहा था कि चीनियों के लिए पढ़ाई की जरूरत बस इतनी ही थी कि बच्चे चेयरमैन माओ के विचारों का अध्ययन कर सकें और स्वीकारोक्तियां, अपराध मानना, लिख सकें। कुल मिलाकर तथ्य खोजी मिशनों द्वारा प्राप्त सूचना न केवल चीन द्वारा पूरी तरह तिब्बत के लूटने को जानकारी देती थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि तिब्बतियों के जीवन स्तर में लगातार गिरावट आती जा रही है। पिछले 20 साल के कष्टों की तुलना में स्थिति यकीनन सुधरी है, लेकिन ये स्पष्ट था कि चीनी भी तिब्बतियों को पिछड़े, अज्ञानी, क्रूर तथा जंगली समझते हैं। 1981 में मेरी मां आघात के बाद थोड़ा समय बीमार रहकर चल बसी। अपने लगभग 80 साल लंबे जीवन में सदा तंदुरुस्त रही थीं। अतः बिस्तर पर पड़े रहना उनके लिए एक नया अनुभव था। इसका अर्थ तो उन्हें ये लगा कि अब पहली बार दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे पहले मेरी मां अपनी देखभाल स्वयं करती रही थीं। उदाहरण के लिए वह सुबह जल्दी उठना पसंद करती थीं, मगर ये पसंद अपने नौकर पर नहीं थोपती थीं। चोटग्रस्त कलाई की वजह से उन्हें दिक्कत भी होती, मगर अपनी सुबह की चाय हमेशा खुद तैयार कर लेती। उनकी जिंदगी के आखिरी महीने में उनके साथ रह रहे तेंजिन चोग्याल ने बिल्कुल साफ साफ पूछा था कि उन्हें अपने बच्चों में से सबसे प्यारा कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि वह सोच रहा था कि यह तमगा उसे मिलेगा, लेकिन नहीं, वो बोली कि उन्हें लोबसंग सामतेन सबसे प्यारा है। मैं ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा कि जब मेरे छोटे भाई ने यह बात मुझे बताई तो मैंने सोचा था कि एक उम्मीदवार तो मैं भी हो सकता था, मगर इसलिए भी कि उनकी मृत्यु के वक्त उनके बेटों में से सिर्फ लोबसंग सामतेन ही उनके पास था। मैं भी माँ से उनकी कॉटेज में उनके जाने से कुछ समय पहले मिला था, मगर असली वक्त पर मैं बोधगया में था। ज्यों ही मैंने खबर सुनी, मैंने प्रार्थना शुरू कर दी कि उनका पुनर्जन्म अच्छा हो। इस प्रार्थना में वहां उपस्थित हर तिब्बती शामिल था तथा अन्य सभी लोगों की गहरी भावनाओं को देखना मर्मस्पर्शी था। सरकार ने भी एक सांत्वना पत्र भेजा। ये लिंग रिम्पोछे को संबोधित किया गया था, क्योंकि मृत्यु को खबर उन्हीं के माध्यम से भेजी गई थी। लेकिन किन्हीं कारणवश ये सीधे मेरे पास भेज दिया गया। इसके बाद बड़ा मजेदार वाकया हुआ। खत पढ़कर मैंने ये लिंग रिम्पोछे तक पहुंचा दिया। जब वो पढ़ चुके तो हैरान परेशान सिर खुजाते आकर बोले, मेरा ख्याल है कि यह खत तो मैंने आपको देना था, न कि आपने मुझे। अब मैं क्या करूं? यही एक मौका था जब मैं देख रहा था कि लिंग रिम्पोछे को शब्द तलाशे नहीं मिल रहे। निस्संदेह में अपनी मां की मृत्यु पर बहुत उदास था। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया और मुझ पर काम का तथा दायित्वों का बोझ बढ़ता गया, मेरा उनसे मोल जोल कम होता चला गया था। तो भी हम मन से बहुत करीब थे और मैं इसे बहुत बड़ी क्षति महसूस कर रहा था, कुछ वैसे ही जैसे हमारे काफिले के किसी वृद्ध सदस्य के गुजर जाने पर मैं करता हूँ। हाँ, समय पाकर पुरानी पीढ़ी गुजरती ही जा रही है, ये गुजरेगी भी। मेरे चारों तरफ युवा, मुझसे छोटे व्यक्ति आते जा रहे हैं। मेरे प्रशासन की औसत आयु 35 से नीचे ही है। मैं महसूस करता हूँ कि यह किसी तरह से ठीक भी है। तिब्बत में हालात जो चुनौतियां दे रहे हैं, उनके लिए आधुनिक मस्तिष्क चाहिए।
जो लोग पुराने तिब्बत में बड़े पले हैं उनके लिए ये समझना मुश्किल भी है कि वहाँ क्या हो रहा है। अतः बेहतर यही है कि इन समस्याओं से जूझने वालों पर स्मृतियों का बोझ न हो। इसके अतिरिक्त हमारे बच्चों की खातिर ही तो तिब्बत की अधिकारपूर्ण आज़ादी पुनः हासिल करने का संघर्ष चलाया जा रहा है। यदि इनकी इच्छा हो तो लड़ाई जारी रखें। अप्रैल 1982 के शुरू में वार्ताकारों की एक 3 सदस्यीय टीम तिब्बत के भविष्य पर वार्ता करने हेतु धर्मशाला से बीजिंग गई। काशाग के तत्कालीन वरिष्ठ सदस्य जुचेन थूबतेन नामग्याल इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके साथ थे मेरे भूतपूर्व कुसुन देपोन फुत्सो ताशी ताकला जो 1951 में नगाबो नावांग जिग्मे के दुभाषी थे तथा तिब्बती पीपुल्स असेंबली के चेयरमैन लोदी ग्यालित्सेन ग्यारी। वहां वे चीनी सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के इस नजरिए से मिले कि दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। तिब्बतियों द्वारा विचार विमर्श के लिए ये नुक्ते सामने रखे गए। पहली बात तो ये कि हमारी मातृभूमि से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य। उन्होंने चीनियों को याद दिलाया कि इतिहास की बात करें तो तिब्बत हमेशा से चीन से अलग रहा है और इस तथ्य को बिना संशय मान्यता तब दी गई थी जब पेचिंग ने 17 सूत्री समझौता लागू किया था। दूसरी बात वार्ताकारों ने ये रखी कि तिब्बत में प्रगति की जोर शोर से की गई अतिशयोक्तियों के बावजूद तिब्बती लोग पूरी तरह असंतुष्ट हैं। इन तथ्यों के आधार पर उन्होंने सुझाव रखा कि अब चीन पर निर्भर है कि वह नया रास्ता खोजे जो सच्चाई स्वीकारता हो। इन वार्ताकारों में से एक ने ये भी पूछा कि विभिन्न नस्ल के दृष्टिकोण से यदि ज़्यादा नहीं तो समान अधिकार भी तिब्बतियों को मिलने चाहिए या नहीं। उन अधिकारों से जितने चीनी सरकार ने कहा है कि वह ताइवान में अपनी जनता को देने को तैयार है। उसे कहा गया कि यह पेशकश ताइवान को इसलिए दी जा रही है क्योंकि वे अभी मुक्त नहीं हुए जबकि तिब्बत पहले ही समाजवाद के गरिमा में पथ पर जा रहा है। दुर्भाग्य से यह हुआ कि चीनियों के पास अपनी दमदार बात कहने के लिए कुछ भी न थी। इसलिए उन्होंने इन सदस्यों को भाषण पिलाया तथा हम पर तथ्य खोजी मिशनों के प्रमाणों को सच्चाई विकृत करने का आरोप लगाया। वे सिर्फ दलाई लामा की वापसी तक ही अपनी बात सीमित रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेरी भावी हैसियत इन 5 सूत्रों की सूची दी। 1. दलाई लामा को यकीन होना चाहिए कि चीन लंबी अवधि की राजनीतिक स्थिरता, निरंतर आर्थिक प्रगति तथा सभी देशवासियों के बीच आपसी सहायता की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। 2. दलाई लामा और उसके प्रतिनिधियों को केंद्रीय सरकार के साथ स्पष्ट तथा गंभीर होना चाहिए तथा हवा में लठ नहीं भांजना चाहिए। 1959 की घटनाओं पर अब और कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। 3. केंद्रीय अधिकारी दलाई लामा व उसके अनुयायियों की वापसी का हार्दिक स्वागत करेंगे। यह इस उम्मीद पर आधारित है कि वह चीन की एकता बनाए रखने, हान और तिब्बतियों तथा सभी देशवासियों के बीच सामाजिक सुदृढ़ता उन्नत करने तथा आधुनिकीकरण का प्रोग्राम उन्नत करने में योगदान देंगे। 4. दलाई लामा उसी राजनैतिक हैसियत तथा जीवन शैली से रहेंगे जो उनकी 1959 से पहले थी। ये सुझाव दिया जाता है कि उन्हें तिब्बत जाकर रहने या वहां स्थानीय पद लेने की जरूरत नहीं है। वो समय समय पर निस्संदेह ही तिब्बत जा सकते हैं। उनके अनुयायियों को अपनी नौकरियों तथा जीवन यापन के बारे में चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से बेहतर ही होंगी। 5. जब दलाई लामा लौटने की इच्छा करे तो वह प्रेस को एक संक्षिप्त बयान दे सकते हैं। ये तय करना उन पर निर्भर है कि वो बयान में क्या कहना चाहेंगे। फिर इन प्रतिनिधियों के धर्मशाला लौट आने पर चीनी सरकार ने कार्यवाहियों का काफी टेढ़ा वर्णन प्रकाशित किया जिसमें हमारे दृष्टिकोण का हवाला अलगाववादी, प्रतिक्रियावादी और चीनी जनता द्वारा व तिब्बतियों द्वारा और भी ज्यादा सख्ती से विरोध किया गया, कह कर दिया गया था। ऐसा लगने लगा था कि तिब्बत के संबंध में चीन की नई नीति उस नीति के मुकाबले सख्त हो चुकी है जिसके लचीले होने का 1970 वाले दशक के अंत में संकेत मिला था। एक पुरानी तिब्बती कहावत भी है, वे तुम्हें दिखाएंगे शक्कर लेकिन मुंह में डालेंगे सील बंद करने वाली लाख। रही बात मुझसे संबंधित 5 सूत्रों की तो मैं स्वयं बिल्कुल नहीं जानता कि चीनी क्यों सोचते हैं कि अपनी व्यक्तिगत हैसियत को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। हमारे संघर्ष में मैं कभी अपने लिए चिंतित नहीं रहा बल्कि हमेशा मेरे 60 लाख साथी देशवासियों के अधिकारों, भलाई तथा आज़ादी की ही चिंता की है।
मेरा इसके पीछे कारण सीमा या इसी तरह की कोई और बात को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसकी सृजनशीलता है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि इस सृजनशीलता के योग्य होने के लिए लोगों को आज़ाद रहने की आवश्यकता है। मैं निर्वासन में आज़ाद हूँ, और मैंने 31 साल शरणार्थी रहकर आज़ादी की कुछ कीमत तो जानी भी है। इसलिए जब तक सभी तिब्बती अपने देश में इसी तरह मुक्त न हो, मेरा तिब्बत लौटना बेमानी है। तो भी चीनी प्रशासन के साथ इन अर्थहीन विचार विमर्शों के बावजूद भी मैंने तय किया कि यदि बीजिंग को स्वीकार्य हो तो मैं तिब्बत की संक्षिप्त सी यात्रा करूंगा। मैं अपने लोगों से बात करना चाहता था और स्वयं असली हालात देखना चाहता था। जवाब अनुकूल रहा, इसलिए अगले वर्ष मेरी यात्रा के पहले 1984 में एक अग्रिम पार्टी को भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इसी बीच यात्रा प्रतिबंध उठा लेने के कारण तिब्बती बहुत संख्या में भारत पहुंचने शुरू हो गए। वे अभी जारी हैं, हालांकि संख्या कम होती जा रही है। लिखे जाने के समय तक 10,000 लोग यात्रा कर चुके थे और आधे से ज़्यादा, जिनमें अधिकतर युवा हैं और जो हमारे स्कूलों तथा मठों और विश्वविद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, यहीं रह गए। इनमें से जो लोग लौट गए, उन्हें मजबूरीवश लौटना पड़ा था। मैं तिब्बत से आए इन यात्रियों व नवागंतुकों का स्वयं स्वागत करने की कोशिश करता हूँ। तय है कि हमारी मुलाकातें भावुक होती हैं। अधिकतर लोग उदास, निर्दोष, चिथड़ों में असहाय हालत में आते हैं। मैं उनसे हमेशा उनकी अपनी व उनके परिवारों की जिंदगी की बात करता हूँ, और जवाब देते वक्त उनके आंसू छलक आते हैं। कुछ तो अपनी दयनीय कहानी कहते कहते फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस अवधि के दौरान मैंने काफ़ी संख्या में तिब्बत से आए पर्यटकों से भी मिलना शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार विदेशियों, अधिकतर पश्चिमी लोगों को बर्फ की धरती में सीमित यात्रा की अनुमति दी गई थी। दुर्भाग्य से चीनी अधिकारियों ने शुरू से ही भारी पाबंदियां लगा दी। आरंभिक कुछ दिनों को छोड़कर प्रवेश तब तक वास्तव में असंभव ही था जब तक कि ग्रुप न जा रहा हो, और वह भी अपना यात्रा मार्ग व कार्यक्रम तय करके। और प्रवेश पा जाने पर भी ये यात्री सीमित स्थानों पर ही जा पाते थे। फिर तिब्बतियों से संपर्क भी नगण्य ही था, क्योंकि रहने की ज़्यादातर जगहें चीनियों की थीं और वही इन्हें चला रहे थे। इन जगहों में काम करने वाले कुछ ही तिब्बती थे, और वे भी निम्न नौकरियों में, मसलन नौकर तथा क्लीनर इत्यादि। ये सब खराब बातें अब भी बनी हुई हैं। इससे बुरी बात यह है कि चीनी टूर गाइड लोगों को वही मठ और इमारतें दिखाते हैं जो दोबारा बना दी गई हैं या बनाई जा रही हैं। वे यह नहीं देख पाते कि हजारों अभी खंडहर ही पड़े हैं। ये सच है कि विशेषकर लासा में और इसके आसपास पिछले 10 सालों से पुनः बहाली का बहुत सा काम किया गया है। मैं ये सब किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहा हूँ। ये काम ज़्यादातर पर्यटकों को दिखाने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इन पुनः निर्मित भवनों में काम करने वाले भिक्षुओं को अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्ण स्क्रीनिंग के बाद ही चुना जाता है। अध्ययन के बजाय उन्हें पुनः बहाली का काम करना होता है। इसके लिए धन मुख्यतः बाहरी लोगों द्वारा दिया जाता है। अतः यही संभव निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित गाइडों के कारण बेचारे पर्यटक इन बातों के बारे में कुछ सच्चाई नहीं जान पाते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि बहाली का इतना ज़्यादा काम किस खुशी में किया जा रहा है, तो वे अफसोस से बताते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति की जातियां तिब्बत में भी पहुंच गई थीं और चीनी जनता चंडाल चौकड़ी के शासन के दौरान जो कुछ हुआ उसके लिए जरूरी सभी कदम उठा रही है। ये कभी नहीं कहा जाता कि अधिकतर विनाश सांस्कृतिक क्रांति से बहुत पहले ही कर दिया गया था। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ यात्रियों के लिए तिब्बत संभवतया सैर सपाटे की जगह है। पासपोर्ट में एक मोहर और लगवा ली कि चलो ये भी देख लिया। अपनी जिज्ञासा शांत करने को कुछ मठ देख लिए, और यदि थोड़ा बहुत शक हुआ भी तो वह भी खूब रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे तीर्थयात्री दूर कर देते हैं। लेकिन यह अधिकतर पर्यटकों के मामले में सच हो सकता है, सब में नहीं। और यही तो बात है जिसमें तिब्बत के पर्यटन का असली फायदा है। इस बात का संबंध अर्थशास्त्र से या सांख्यिकी से नहीं है, बल्कि उन यात्रियों के कुछ 1% से है जिनके पास असली कल्पना और जिज्ञासा है।
कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपने साथियों को छोड़ खिसक जाते हैं और वे चीजें देखने लगते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, तथा इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह सूचना प्राप्त कर लेते हैं जो उनसे सुनने की उम्मीद नहीं की जाती। 1981 और 1987 के बीच तिब्बत जाने वाले पर्यटकों की प्रतिवर्ष संख्या 1500 से बढ़कर 43,000 हुई है। और बाद में लौटकर हमसे निर्वासन में मिलने वालों से हमें पता चला है कि चीन के काल्पनिक लचीलेपन में कोई दम नहीं है। और यद्यपि अकेले में लोग चीनियों द्वारा हमारे देश पर कब्जे का विरोध करते हैं, मगर सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। और फिर सूचना तक उनकी पहुंच भी नियंत्रित है। यही हाल धर्म के पालन का है। ये देखने के लिए थोड़ी सी ही निगाह की जरूरत है कि तिब्बत एक पुलिस राज्य बन चुका है और वहां लोगों को दास्ता स्वीकार कराने को भयाक्रांत किया जाता है। इस प्रकार माओ की मृत्यु के तुरंत बाद सच्चे सुधार के वादे के बावजूद लोग भय के साए में जी रहे हैं। और अब चीन से लाकर बसाए गए चीनियों की बढ़ती जनसंख्या के प्रवाह में उनके बह जाने का खतरा बना हुआ है। कई लौटे हुए यात्रियों ने मुझसे मिलने पर बताया कि वे जाने से पहले चीन समर्थक थे, मगर वहां जाकर जो कुछ भी देखा अब उनके विचार बदल गए हैं। इसी प्रकार कईयों ने कहा कि यद्यपि वे मूलतः राजनीति में रुचि नहीं लेते थे, मगर अब उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे एक नॉर्वेजियन व्यक्ति की तो खूब याद है जिसने मुझे बताया कि शुरू में तो वह चीनियों द्वारा धर्म की तबाही के लिए उनका प्रशंसक था, मगर अब जब वह लासा से दूसरी बार लौटकर आ रहा है तब वह देख पाया कि वहाँ क्या गुल खिल रहे हैं। उसने पूछा, आपकी जनता की सहायता के लिए क्या करना चाहिए? जो तिब्बत से लौटकर मुझसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें मैं जो जवाब देता हूँ वही उसे भी दिया कि सबसे भला काम वह यही कर सकता है कि वह अपने द्वारा देखी सच्चाई को जितने अधिक लोगों को बता सके, बताए। इस तरह से तिब्बत की दुर्दशा के बारे में दुनिया का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो कुछ मैंने नवागंतुकों या लौटे हुए पर्यटकों से मिलकर सुना था, उसके बाद जब सितंबर 1983 में मैंने तिब्बत और चीन में दमन की नई लहर के बारे में सुना तो मुझे खास हैरानी नहीं हुई। लासा, शिगात्से तथा ज्ञान से में मृत्युदंड दिए जाने तथा चामदो व कारजे में और गिरफ्तारियों की खबर थी। दिखावे के रूप में तो ये गाज अपराधी या समाज विरोधी तत्वों पर गिरी थी, मगर इसका साफ अर्थ तो असंतुष्ट ही थे। लेकिन भले ही इससे चीनी अधिकारियों का दृष्टिकोण सख्त होता दिख रहा था, तो भी इस खबर का एक सकारात्मक पहलू भी था। पहली बार तिब्बत में चीन की गतिविधियों की खबर का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने प्रसार किया था। प्रेस को पिछले ही दिनों तिब्बत में संवाददाता भेजने की अनुमति दी गई थी, यह महसूस करके कि यह नया आतंक भी माओ युग के पुराने कठोर तरीकों की वापसी का संकेत है। शरणार्थी तिब्बतियों ने तीव्र विरोध किया। दिल्ली तथा देश भर की शरणार्थी बस्तियों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। मुझे ये निर्णय कर पाने में जल्दबाजी लग रही थी कि यह क्रूरता कट्टरपंथियों द्वारा देंग सियाओपिंग के शासन के विरुद्ध जवाबी हमला है या कि तिब्बत पुनः अंधेरे की गर्त में जा रहा है। लेकिन इतना साफ था कि मेरी यात्रा की अग्रिम पार्टी अब जा नहीं सकती थी, अतः मेरी भी यात्रा नहीं हो सकती थी। 1984 की मई तक ये स्पष्ट हो गया कि तिब्बत के मामले में चीन की नीति में सचमुच ही एक मुख्य परिवर्तन आया है। तिब्बत में चीनी कर्मचारियों की संख्या 85% घटाने के हुयाओबांग के वचन के विपरीत चीनियों को लाकर तिब्बत में बसाए जाने को प्रोत्साहन देने की जबरदस्त कोशिश होने लगी। विकास के नाम पर 60,000 प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित मजदूरों को काम शुरू करने के लिए भर्ती किया गया तथा वित्तीय गारंटी, घर बनाने में सहायता दी गई और छुट्टियों में घर जाने हेतु सवेतन छुट्टी का वचन दिया गया। इसके साथ ही चीन के भीतर यात्रा प्रतिबंधों में ढील के कारण काम पाने के लालच में कई अन्य व्यक्ति भी चले आए। इस प्रकार तिब्बती कहावत की जहां कहीं भी एक चीनी होगा 10 पीछे चले आएंगे के अनुसार एक भारी भीड़ चली आई और अभी उतनी ही जारी है। उसी वर्ष पतझड़ के अंतिम दिनों में श्रीमती इंदिरा की हत्या कर दी गई और तिब्बतियों ने एक सच्चा साथी खो दिया। लंदन से दिल्ली होकर आते वक्त मैंने ये समाचार सुना तो मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसी दिन तो मुझे उनके व जय कृष्णमूर्ति के साथ दोपहर का भोजन करना था। उनकी जगह पद पर उनके बेटे राजीव बैठे।
युवा नेता के रूप में अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने तथा तिब्बती निर्वासित समुदाय के लिए जो कर पाते करने को दृढ़ संकल्प थे। राजीव गांधी दोस्ताना, विनम्र स्वभाव तथा बड़े अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। मैंने जब उन्हें पहली बार देखा तब की बहुत अच्छी तरह से याद है। 1956 की मेरी भारत यात्रा के दौरान मैं उनके नाना पंडित नेहरू के यहाँ दोपहर के भोजन पर आमंत्रित था। जब प्रधानमंत्री मुझे अपना बगीचा दिखा रहे थे तो मैंने 2 छोटे बच्चों को एक तंबू के पास बड़ी आतिशबाजी के साथ खेलते देखा। वे आतिशबाजी को आकाश में छोड़ने की असफल कोशिश कर रहे थे। ये बच्चे राजीव व उनके छोटे भैया संजय थे। पिछले दिनों राजीव ने मुझे याद कराया कि मैंने उन दोनों को तंबू के भीतर बांध दिया था और उन्हें बड़ा मजा आया था। इसके बाद 1 साल भी न हुआ होगा कि लोबसंग साम्तेन की मृत्यु हो जाने से तिब्बतियों का एक बहुत बड़ा समर्थक छिन गया। वह सिर्फ 54 वर्ष के थे। मुझे गहरा दुख होने के बावजूद भी एक प्रकार से मैं इस बात पर ज्यादा हैरान न था। पहले तथ्य खोजी मिशन के सदस्य के रूप में उनके अनुभवों ने उन पर बहुत प्रभाव डाला था। तिब्बती जनता के इतने साफ कष्टों और अप्रसन्नता के बावजूद भी तिब्बत के प्रति चीन की बेरुखी उन्हें समझ नहीं आती थी। पहले वह हंसी मजाक करते रहते थे, उनमें उच्च स्तर का तथा फूहड़ मजाक करने की आदत थी। इसके बाद वह लंबे लंबे समय तक दुख से भरे रहते। मुझे ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं लगता कि वो दिल टूटने से मरे थे। मुझे लोबसंग साम्तेन की मृत्यु पर गहरा अफसोस था, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इतने करीब थे बल्कि इसलिए भी कि उनकी घातक बीमारी के दौरान मैं उसके पास नहीं रह पाया। अंतिम बार मैं उन्हें दिल्ली में मिला था, जहां वह तिब्बती चिकित्सा संस्थान के निदेशक के रूप में किसी काम के सिलसिले में आए थे। अपनी पत्नी के साथ बस द्वारा धर्मशाला लौटने के बजाय अपने काम के लिए उन्होंने एक दिन और ठहरने का तय किया। तब वो मेरे साथ वापस जाते, लेकिन स्टेशन पहुंचने पर उनका मन बदल गया। चूंकि उनका काम पूरा नहीं हुआ था इसलिए घर जाने की सवारी मिलने के बावजूद उन्होंने सोचा कि उन्हें वहीं ठहरना चाहिए। यह उनकी आदत ही थी। वह अपने हितों को कभी आगे रखकर नहीं सोचते थे। एक दिन बाद उन्हें फ्लू हो गया। बाद में ये पीलिया और निमोनिया में बदल गया तथा 3 हफ्तों के भीतर ही मृत्यु हो गई। आज मैं जब कभी लोबसन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी विनम्रता याद आती है। वह मुझसे आम तिब्बती जितने सम्मान से पेश आते और कभी मैं लौटकर आता या यात्रा पर जाने को होता तो वह मेरे निवास के गेट पर मेरा अभिवादन करने या यात्रा की शुभकामनाएं अर्पित करने अन्य व्यक्तियों के साथ ही पंक्तिबद्ध खड़े मिलते। वह केवल विनम्र ही नहीं थे बल्कि बहुत ज्यादा उदार भी थे। मुझे याद आता है कि एक बार कोई उनसे पूर्वी भारत में उड़ीसा की कोरी कॉलोनी के बारे में कोई बात बता रहा था। मेरी तरह वह भी दूसरों को कष्ट से उबारने को समर्पित किसी प्रकार के काम से हार्दिक प्रभावित हो जाते थे। इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि मैं सोच रहा हूं कि निर्वासन में तिब्बती समुदाय उनकी सहायता के लिए कुछ कर सकता है क्या, तो वह आंसुओं में रोने लगे और बोले कि वह स्वयं जो कुछ कर सकते हैं करने को तैयार है। अमेरिका में मेरी 1979, 1981 और 1984 की यात्राओं के बाद उस देश के कई लोगों ने तिब्बत के लिए कुछ करने की इच्छा प्रकट की। इसके प्रत्यक्ष फलस्वरूप अमेरिकी कांग्रेस के 91 सदस्यों ने बीजिंग की पीपुल्स असेंबली के तत्कालीन राष्ट्रपति ली जियाननियान को हस्ताक्षरित पत्र भेजा और चीनी सरकार तथा मेरे प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता के लिए समर्थन व्यक्त किया। पत्र में चीनी सरकार से मांग की गई कि वह परमपावन दलाई लामा तथा उनकी जनता की न्यायसंगत इच्छा तथा औचित्यपूर्ण अपेक्षाओं पर हर तरह से विचार करे। पहली बार तिब्बत को औपचारिक राजनीतिक समर्थन मिला था। इसी बात को मैंने उत्साहवर्धक संकेत समझा कि हमारे पक्ष के औचित्य को आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी शुरू तो हो गई। इसका आगे प्रमाण दूसरे देशों में रुचि की वह लहर है जिन्होंने ऐसे ही कदम उठाने शुरू किए। तब शुरू 1987 में मुझे वाशिंगटन डी.सी. में अमेरिकी कांग्रेस के मानवाधिकार गुट को संबोधित करने का न्योता मिला, जो मैंने खुशी से स्वीकार किया। पतझड़ के दौरान यात्रा की एक तिथि निश्चित की गई। इसी बीच मेरे कई पुराने दोस्तों ने सुझाव दिया कि मुझे अवसर का लाभ उठाते वक्त तिब्बती पक्ष में कुछ निश्चित लक्ष्य सामने रखने चाहिए जिनसे दुनिया के न्याय के समर्थक परिचित हो सकें।
सलाह मुझे अच्छी लगी और मैंने उन विचारों को सूत्रबद्ध करना शुरू कर दिया जो पिछले कुछ वर्षों से मेरे दिमाग में थे। मेरे अमेरिका रवाना होने से कुछ ही पहले कांग्रेस ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें ध्यान दिलाया गया था कि उसके 1985 में राष्ट्रपति ली जियाननियान को लिखे पत्र की अनदेखी की गई है। चीन के पीपुल्स रिपब्लिक द्वारा दलाई लामा की न्याय संगत इच्छा तथा औचित्यपूर्ण आकांक्षाओं पर कोई ध्यान दिए जाने का प्रमाण नहीं है। मैंने अमेरिका पहुंचकर 21 सितंबर 1987 को कैपिटल हिल पर अपना भाषण दिया। जिन प्रस्तावों की रूपरेखा मैंने दी थी वे तब के बाद से 5 सूत्री शांति योजना के नाम से जानी जाती है। ये 5 सूत्र हैं। 1. संपूर्ण तिब्बत को एक शांति क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए। 2. चीन द्वारा तिब्बत में अपनी जनसंख्या के स्थानांतरण की नीति का परित्याग किया जाए जो तिब्बतियों के मूल अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। 3. तिब्बती जनता के आधारभूत मानवाधिकारों व लोकतांत्रिक आज़ादी के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाया जाए। 4. तिब्बत के प्राकृतिक वातावरण की बहाली तथा सुरक्षा व चीन द्वारा तिब्बत में परमाणु हथियारों के निर्माण तथा परमाणु कचरा फेंकने जाने पर रोक लगे। 5. तिब्बत की भावी हैसियत व तिब्बतियों व चीनियों के संबंधों पर गंभीर वार्ता की शुरुआत हो। इन प्रस्तावों को संक्षिप्त रूप से सामने रखने के बाद मैंने श्रोताओं से प्रश्न पूछने को कहा। कह चुकने के बाद मैंने कुछ लोगों को देखा जो मुझे ऐसे लगे मानो चीनी हों। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वे चीनी हैं। हाँ कहने से पहले एक पल झिझकने के बाद उन्होंने बताया कि वे न्यू चाइना न्यूज एजेंसी सिन्हुआ से आए हैं। उसके बाद से मैंने देखा है कि बीजिंग अपने व्यक्ति अवश्य भेजता है ये नोट करने के लिए कि मैं क्या बोलता हूँ। अक्सर ये आदमी व औरतें मुझसे व्यक्तिगत मित्रता दर्शाते हैं और कभी कभार ही वे नकारात्मक या व्यंग्यात्मक होते हैं। उन सबके चेहरे अपराध की भावना से विकृत होते हैं। मैं 5 सूत्री शांति योजना को थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगा। इसका पहला सूत्र, मेरा प्रस्ताव कि खम व आमदो पूर्वी प्रांतों समेत सारा तिब्बत अहिंसा के क्षेत्र में बदल दिया जाए, तिब्बत की शांतिपूर्ण बौद्ध राष्ट्र की परंपरा के अनुरूप ही होगा। ये नेपाल के स्वयं को शांति क्षेत्र में परिवर्तित करने के ऐलान के अनुरूप भी होगा, जिसे पहले ही चीन का समर्थन मिल चुका है। इसे लागू कर देने से तिब्बत को उपमहाद्वीप की शक्तियों के बीच बफ राज्य की ऐतिहासिक भूमिका दोबारा पाने में सहायता मिलेगी। प्रस्तावित अहिंसा क्षेत्र के निम्न मुख्य तत्व हैं। सारे तिब्बती पठार का असैन्यीकरण होना। तिब्बती पठार पर आणविक हथियारों व अन्य अस्त्रों के निर्माण, परीक्षण व संग्रह पर पाबंदी हो। तिब्बती पठार को विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक उद्यान में परिवर्तित करना। वन्य जीवों व वनस्पति के संरक्षण हेतु सख्त नियमों को लागू किया जाना। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग सावधानी से नियंत्रित किया जाना ताकि वातावरण को नुकसान न पहुंचे और आबादी वाले क्षेत्रों में वहन योग्य विकास की नीति अपनाया जाना। आणविक शक्ति व अन्य तकनीकों का निर्माण व प्रयोग रोकना, जिनसे खतरनाक कचरा पैदा होता है। राष्ट्रीय संसाधनों तथा नीति को शांति व पर्यावरण संरक्षण की सक्रिय उन्नति की तरफ निर्देशित करना। शांति व सभी जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को तिब्बत में अच्छी जगह देना। मानवाधिकारों की उन्नति व संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना को तिब्बत में प्रोत्साहित किया जाएगा। अहिंसा का क्षेत्र स्थापित हो जाने से भारत भी तिब्बत से लगने वाले सीमाई हिलामई क्षेत्रों से अपने सैनिक तथा सैन्य छावनियां हटा सकेगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ही होगा जो चीन की सुरक्षा संबंधी न्यायसंगत जरूरतों को पूरी करेगा व इससे तिब्बती, भारतीय व चीनी लोगों के आपसी स्नेह तथा विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रस्ताव सभी के बेहतरीन हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, विशेषकर चीन तथा भारत के, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा स्थिति तो बेहतर बनेगी ही साथ ही सैनिक कारणों से पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी काफी कम हो जाएगा। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो चीन व भारत के संबंधों में कभी तनाव नहीं था। केवल उस समय जब चीनी सेनाएं तिब्बत में घुस आई थी तब भारत और चीन के बीच एक साझा सीमा बन गई थी। तब दोनों देशों में तनाव बढ़ने लगे जिनकी वजह से 1962 में युद्ध हुआ। उसके बाद से असंख्य खतरनाक हादसे होते ही रहे हैं।
विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों में बेहतर संबंधों की स्थापना में बड़ी मदद मिलेगी यदि दोनों एक दूसरे से परे रह सके, जैसा कि वे इतिहास में रहते आ रहे थे। एक बड़े तथा दोस्ताना बफर देश के दो छोरों पर तिब्बती तथा चीनी जनता के आपसी संबंधों में बेहतरी लाने में पहली जरूरत विश्वास पैदा करने की है। पिछले 3 दशकों की तबाही में, जिस दौरान अविश्वसनीय रूप से कोई 12.5 लाख तिब्बती भूखमरी, फांसी, यातनाओं व आत्महत्या के कारण जान गंवा बैठे और दसियों हजार युद्ध बंदी कैंपों में घिसटे, चीनी सेना के वापस बुलाए जाने से ही मेल मिलाप की असली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तिब्बत में इतनी विशाल सेना की उपस्थिति वहां के तिब्बतियों को अपने प्रतिदिन सही यातनाओं, दमन की याद ताज़ा कराती रहती है। सेनाओं की वापसी एक आवश्यक संकेत होगा कि भविष्य में चीनियों से सार्थक संबंध दोस्ती तथा विश्वास के आधार पर स्थापित किए जा सकते हैं। बदकिस्मती से बीजिंग मेरे प्रस्ताव के इस प्रथम हिस्से को अलगाव की तरफ मेरा एक कदम मानता है, जबकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं। इस तर्कपूर्ण निष्कर्ष से मेरा कुल जमा मतलब इतना सा ही है कि यदि हमारी दोनों जनता के बीच सच्ची दोस्ती होनी है तो एक पक्ष या दूसरे को कुछ रियायत देनी होगी या कम से कम कुछ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तिब्बत पीड़ित पक्ष है। हम तिब्बती सब कुछ तो गंवा बैठे हैं। अब हमारे पास चीनियों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए यही तर्कसंगत है कि आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए बंदूकों वालों को, चाहे वे बंदूकें छुपाएं या न छुपाएं, वापस बुला लिया जाए। यही तो असली शांति का क्षेत्र होगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां किसी के पास हथियार न हो। इससे चीनी अर्थव्यवस्था भी महत्वपूर्ण ढंग से ऊपर उठेगी। तिब्बत में भारी सेना तैनाती बनाए रखने पर इस विकासशील देश के स्रोतों का काफी हिस्सा निकल जाता है। मेरा 5 सूत्री शांति योजना का दूसरा अंग उस बड़े खतरे से संबंधित है जो तिब्बत की विशेष नस्लीय पहचान पर मंडरा रहा है, यानी तिब्बत में चीनी जनसंख्या का बसाया जाना। मध्य 1980 के दशक तक ये स्पष्ट हो चुका था कि बीजिंग एक सोची समझी नीति के तहत तिब्बत का चीनीकरण कर रहा है, जिसे कुछ लोगों ने चोरी छिपे का आखिरी हल कहा है। अपनी ही मातृभूमि में तिब्बती जनता महत्वहीन तथा मताधिकार से वंचित अल्पसंख्यक होकर रह गई है। इसे रोका जाना चाहिए। चीनी जनता का इतनी भारी संख्या में तिब्बत में स्थानांतरण चौथे जेनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के पूर्वी हिस्सों में चीनियों की संख्या तिब्बतियों से ज्यादा हो गई है। उदाहरण के लिए किंघाई प्रांत जो आमदो से बना है, जहां मैं पैदा हुआ था, वहां अब चीनी आंकड़ों के अनुसार 25 लाख चीनी हैं और सिर्फ 7.5 लाख तिब्बती। हमारी सूचना के अनुसार तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, जिसमें केवल मध्य व पश्चिमी तिब्बत आता है, में भी चीनियों की संख्या तिब्बतियों से ज्यादा हो गई है। जनसंख्या स्थानांतरण नीति नई नहीं है। चीन ने योजनाबद्ध तरीके से इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया था। कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ होगा कि मांचू एक भिन्न नस्ल थी और इसकी अपनी संस्कृति व प्रथाएं थी। आज मंचूरिया में सिर्फ 20 या 30 लाख मंचूरियन बचे हैं और वहां 7.5 करोड़ चीनी बस गए हैं। पूर्वी तुर्किस्तान में, जिसे चीनी अब शिजांग सिनकियांग कहते हैं, चीनी जनसंख्या 1949 में 2 लाख थी। ये बढ़कर अब कोई 70 लाख हो गई है, जो कुल आबादी के आधे से ज्यादा है। भीतरी मंगोलिया के चीनी औपनिवेशीकरण के तहत चीनी 85 लाख हो गए हैं, जबकि मंगोलियन केवल 25 लाख है। हमारा अनुमान है कि आज सारे तिब्बत में कोई 75 लाख चीनी होंगे, जो कुल तिब्बती आबादी लगभग 60 लाख से ज्यादा है। तिब्बती जनता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि जनसंख्या का स्थानांतरण रोका जाए और बसे हुए चीनी लोगों को चीन लौटने की अनुमति दी जाए। अन्यथा शीघ्र ही तिब्बतियों की हैसियत पर्यटकों के आकर्षण तथा कुलीन भूतकाल के अस्थिअवशेष से ज्यादा न रहेगी। ऐसा लग रहा है कि यह पैसे का आकर्षण ही है जो चीनी वहां रह रहे हैं, क्योंकि वहां हालात बड़े कठिन हैं। सुना है कि चीनी आबादी में ऊंचे इलाकों वाली बीमारी फैली हुई है। मेरे प्रस्ताव का तीसरा अंक तिब्बत में मानव अधिकारों से संबंधित है। इनका सम्मान होना चाहिए। तिब्बतियों को पुनः सांस्कृतिक, बौद्धिक, आर्थिक व आध्यात्मिक विकास की आज़ादी मिलनी चाहिए तथा मूलभूत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
तिब्बत में मानव अधिकारों का उल्लंघन विश्व में सबसे गंभीर है। इसकी पुष्टि एम्नेस्टी इंटरनेशनल तथा ऐसे अन्य संगठनों ने की है। रंग भेद की नीति, जिसे चीनी अलग करो और हजम करो कहते हैं, के तहत तिब्बत में भेदभाव किया जा रहा है। अपने मूल लोकतांत्रिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता से वंचित वे उपनिवेशवादी प्रशासन तले जी रहे हैं, जिसमें असली अधिकार केवल कम्युनिस्ट पार्टी के तथा चीनी सेना के कर्मचारियों के हाथों में हैं। यद्यपि चीनी सरकार तिब्बतियों को कुछ बौद्ध मठ बनाने तथा उनमें पूजा करने देती है, मगर फिर भी उसने धर्म संबंधी सभी गंभीर अध्ययनों तथा शिक्षा की मनाही की हुई है। इस प्रकार मेरे द्वारा 1963 में घोषित संविधान के तहत जहां निर्वासन में तिब्बती अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, वहीं तिब्बत के भीतर धर्म में आस्था के कारण मेरे लाखों देशवासी जेलों और लेबर कैंपों में दुख भोग रहे हैं। तिब्बत में जो तिब्बती चीन के प्रति वफादारी दिखाता है उसे प्रगतिशील कहा जाता है, जबकि अपने देश के प्रति निष्ठा रखने वालों को अपराधी कहकर कैद कर लिया जाता है। मेरा चौथा प्रस्ताव मांग करता है कि तिब्बत के प्राकृतिक वातावरण की बहाली हेतु कदम उठाए जाए। तिब्बत को आणविक हथियारों के उत्पादन तथा आणविक कचरा फेंकने के लिए प्रयोग न किया जाए। तिब्बती सभी जीवों का आदर करते हैं। इस स्वाभाविक भावना में वृद्धि करती है हमारी बौद्ध आस्था, जो सभी जीवों को नुकसान पहुंचाने से रोकती है, जीव चाहे आदमी हो या जानवर। चीनी आक्रमण से पहले तिब्बत अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण में बसा सजीव, सुंदर निर्जन वन और अभयारण्य था। अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दशकों में तिब्बत को लगभग पूरा तबाह कर दिया गया और कई स्थानों पर तो इसके वनों की अपूरणीय क्षति हुई है। इससे तिब्बत के कोमल वातावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, विशेषकर इसलिए भी कि देश काफी ऊंचाई पर है तथा खुश्क है। यहाँ वनस्पति की पुनः बहाली में निचले नम इलाकों की अपेक्षा ज्यादा वक्त लगेगा। यही कारण है कि जो थोड़ा बहुत बचा है उसे बचाना चाहिए तथा चीन के द्वारा तिब्बती वातावरण की अधर्मी तथा मर्यादाहीन कोशिशों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए पहली प्राथमिकता ये हो कि आणविक हथियारों के उत्पादन तथा आणविक कचरा फेंकने पर रोक लगे। प्रकृतया चीन की योजना न केवल अपना कचरा फेंकने की बल्कि पैसे के बदले में दूसरे देशों का कचरा भी आयात करने की है। खतरा साफ दिख रहा है कि न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी खतरा है। इससे भी बड़ी बात ये कि यह स्थानीय समस्या आसानी से सारे विश्व को विपत्ति में डालेगी। कचरे से निजात पाने के लिए इसे चीन को दे देने से समस्या का स्थायी हल नहीं निकलने वाला है। तिब्बत के भावी दर्जे पर वार्ता के लिए मैंने विषय को खुलेपन तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से छेड़ने की इच्छा व्यक्त की, इस नज़रिए के साथ कि एक ऐसा हल मिले जो प्रत्येक के लंबी अवधि के हित में हो, तिब्बतियों, चीनियों तथा दुनिया भर के हित में। इस सब के पीछे मेरा उद्देश्य क्षेत्रीय शांति के माध्यम से विश्व शांति में योगदान देना है। मैंने चीनियों की महज आलोचना के लिए कुछ भी नहीं कहा है। इसके विपरीत जिस किसी तरीके से कर पाऊं, चीनियों की सहायता करना चाहता हूं। मैंने उम्मीद की थी कि मेरे सुझाव उनके लिए फायदेमंद होंगे। बदकिस्मती से उन्होंने इसे अलगाववाद, यद्यपि तिब्बत के भविष्य के संबंध में मैंने कहीं प्रभुसत्ता की बात नहीं की तरफ मेरा एक कदम समझा और बीजिंग ने तत्परता से कड़े शब्दों में मेरे वक्तव्य की निंदा की। इससे मुझे कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई, न ही तिब्बत की जनता की प्रतिक्रिया से मुझे ज्यादा हैरानी हुई। हालांकि ऐसी प्रतिक्रिया की मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे वाशिंगटन वक्तव्य के कुछ दिनों बाद लासा में भारी प्रदर्शनों की खबरें आई।